वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले 2 दिनों से आपके पास कोई वीडियो नहीं गया, कुछ टेक्निकल इशू के कारण आज मैं पुनः आपके सामने हूँ। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कार्बन एवं उसके यौगिक में कि कार्बन एक अद्वितीय तत्व क्यों है, मैं उसके पीछे का कारण हम जान रहे थे, जिसमें से हमने पहला कारण जाना कि ये सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। दूसरे कारण की ओर बढ़े तो वहाँ पर आता है आइसोमेरिज्म यानी समव्ययता। जो ये गुण क्या होता है? एक ऐसा यौगिक जो अणुसूत्र में समान हो, जिसका अणुसूत्र नहीं बदले, लेकिन यदि संरचना सूत्र बदले तो वो दूसरे यौगिक का निर्माण कर लेता है। जैसे एज एन एग्जाम्पल अगर हम ले तो यहाँ पर CH4 में CH4 C4H10, यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। ये अगर इस तरह से एडजस्ट है सीधे चेन में तो ये एक अलग यौगिक है। नामकरण हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं कि आइसोमर और आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो यहाँ पर जब 4 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है तो ये एक अलग यौगिक है। इसी में फॉर्मूला यही रहना है, हमारे पास कार्बन की संख्या 4 ही होगी और हाइड्रोजन की संख्या 10 ही रहेगी। सिर्फ होना क्या है कि यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बदल जाएगा। वो स्ट्रक्चर चाहे ब्रांच का हो, वो स्ट्रक्चर चाहे पोजीशन का हो। यहाँ पर हमने इस कार्बन को यहाँ से हटाकर अगर हमने यहाँ लगा दिया, अब भी H जो लगेगा वो हमारे पास 10 भी होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी देखें तो हमारे पास 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, लेकिन अब जो ये यौगिक बन रहा है ये अपने संरचना के कारण एक अलग यौगिक का निर्माण कर रहा है। अगर इसी को हटाकर हम यहाँ रख दें या कहीं और लगा दें तो ये एक अलग यौगिक का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या होता है, अणुसूत्र इनका समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल उनकी संरचनाएं बदली। तो ये गुण जिन यौगिकों में पाया जाता है वो समअवयव आइसोमर कहलाते हैं एवं यौगिकों का यह गुण प्रदर्शन करने की क्षमता आइसोमेरिज्म कहलाता है। आइसोमेरिज्म में कुछ इसके प्रकार देखें तो यहाँ पर जो डिनोट किया गया है 10th में, ज़्यादा इसकी चर्चा है नहीं। तो 2 आधार, सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया आइसोमेरिज्म को, उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 3 पार्ट्स में बांटा गया। जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारे लिए ब्रांच चेन। इसके बारे में हम अपने क्लास में अभी फिलहाल पढ़ेंगे, जो आगे चल करके पढ़ेंगे। अब आते हैं अगला, कार्बन के अद्वितीय होने के पीछे का कारण में। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, इन सभी को भी नोट कर लीजिए। ज़्यादा जानकारी इसके बारे में हमें लेनी नहीं है, फिलहाल समझ लेते हैं ब्रांच चेन में क्या। जो एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया, पोजीशन चेंज में क्या है, हमारे पास 3 कार्बन है, ठीक। हाइड्रोजन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ब्रोमीन है यहाँ पर। जब ब्रोमीन यहाँ पर है तो ये एक अलग प्रकार का यौगिक है।
वहीं पर इस ब्रोमीन को उठाकर हम ऊपर लगा दें या यहाँ लगा दे, कहीं पर भी लगा दे, तो ये एक अलग यौगिक का निर्माण कर लेगा। जबकि रहना क्या है, फॉर्मूला इनका सेम रहना है। हमारे पास तीन कार्बन होंगे, हाइड्रोजन की भी संख्या उतनी होगी, ब्रोमीन की भी संख्या इतनी ही होगी। तो केवल पोजीशन बदला, यौगिक की यानी यौगिक की संरचना सूत्र बदला, ये यौगिक बदल जाएंगे, उनके अनुसूत्र नहीं बदलेंगे। कुछ यौगिक फंक्शनल ग्रुप में अगर यहाँ से हम O हटाकर बीच में O डाल दे डबल बॉन्ड के साथ, तो भी इनका क्या होगा, नाम बदल जाएगा, यानी यौगिक बदल जाएंगे, लेकिन संरचना सूत्र इनका भी समान ही होगा। तो यह परिघटना आइसोमेरिज्म की हो गई। अगले में आते हैं कि कार्बन के अद्वितीय होने के पीछे का क्या कारण होता है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। नंबर 3 पर अगर हम चले तो वो आता है बहुलीकरण। अब ये बहुलीकरण क्या है, इसे जानने के लिए देखिए, जब दो यौगिक, ठीक है, दो या दो से अधिक यौगिक क्या करें, एक ही प्रकार के यौगिक आपस में संयोग करें और एक नए यौगिक का निर्माण करें जिनका मूल संगठन नहीं बदले, यानी जो आपस में जुड़ता चला जाएगा वो उनका मूल संगठन वही होना चाहिए जो शुरुआत में था, केवल एक नए यौगिक का निर्माण कर लेगा। जैसे अगर हम बात करें इथीन की, यहाँ से हम बहुत सारे इथीन को एक लगातार जोड़ते चले जाए तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है और उसका नाम क्या रखा जाता है, बहुत सारे इथीन आपस में जुड़े, यानी पॉली, इसका मतलब ही होता है बहुत सारा। तो अब जो इसका नया नाम पड़ेगा वो पड़ेगा पॉलीथीन। इसी में कार्बन में ही अगला ले तो ईस्टर को लगातार हम बहुत सारे ईस्टर अगर आपस में जुड़ते चले जाए तो वो नया एक यौगिक बनाएगा पॉलिस्टर। तो यौगिकों का वह गुण जिसमें एक समान यौगिक लगातार आपस में, यानी दो या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़ते चले जाए, क्या कहलाता है, बहुलीकरण कहलाता है। फिलहाल इसको लिख लेते हैं, जब या ऐसे यौगिक
कोई ऐसे यौगिक जो एक ही प्रकार के यौगिक के मिलने से, यहाँ ध्यान देना, यौगिक के मिलने से दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक यौगिक जब आपस में लगातार जुड़ते चले जाए तो वो एक नया यौगिक बना लेते हैं और यही प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। जैसे एन एग्जाम्पल हमने लिया, इथीन को लगातार जोड़ते चले गए, नया यौगिक क्या बना, पॉलीथीन। एस्टर को लगातार जोड़ते चले जाएंगे, नया यौगिक क्या बनेगा, पॉलिस्टर बनेगा। तो क्या कार्बन के सभी यौगिकों में ये गुण पाए जाते हैं? तो इसका जवाब नहीं है, कार्बन के सभी यौगिकों में ये गुण नहीं पाए जाते हैं, परंतु अधिकांश यौगिकों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि कार्बन के अद्वितीय होने के पीछे का कारण बनते हैं। तो अगले में हम चलते हैं, फिलहाल इसे आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। जो अब होने वाला है वो सबसे लास्ट कार्बन के अद्वितीय होने के पीछे का कारण में वो आता है, कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अब ये श्रृंखलन क्या होता है? तो जब सेम एलिमेंट्स क्या करें, आपस में एक चेन बनाकर जुड़ते चले जाए, यानी एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, और आपस में ज्यों-ज्यों ये जुड़ते चले जाएंगे त्यों-त्यों ये एक नए यौगिक का निर्माण करते चले जाएंगे, यानी एक प्रकार से एक चेन बनाते चले जाए। जैसे हमने जोड़ा शुरू में दो कार्बन आपस में जुड़े तो ये एक अलग यौगिक थे, ज्यों ही हमने तीसरा कार्बन लगाया ये एक अलग यौगिक, ज्यों ही हमने चौथा कार्बन लगाया ये एक प्रकार का अलग यौगिक, ज्यों ही हमने पांचवा कार्बन लगाया ये एक प्रकार का अलग यौगिक। ये क्या कर रहे हैं, एक श्रृंखला में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और हर बार ये अपने आप नए यौगिक का निर्माण करते चले जा रहे हैं। ये अलग अलग प्रकार से आपस में जुड़ सकते हैं। ये एक ओपन चेन हुआ, ब्रांच चेन में भी ये लगातार जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ दें तो ये एक अलग यौगिक बनाएगा। अगर आगे बढ़ते चले जाए, यहाँ पर अगर हम एक कार्बन जोड़ दें तो ये एक अलग यौगिक बन जाएगा। कुछ क्लोज स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ से हमने लगाया, यानी ये एक रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है कार्बन, ओपन चेन में भी चलता है कार्बन और ब्रांच चेन में भी चलता है। तो यानी जिस प्रकार से यानी सेम एलिमेंट्स आपस में क्या हो, जुड़ते चले जाए। एक कंफ्यूजन यहाँ पर होगा बहुलीकरण और श्रृंखलन में। ये ध्यान रखना है कि बहुलीकरण में सेम कंपाउंड्स जुड़ते हैं, समान यौगिक जुड़ते हैं, और जबकि श्रृंखलन में समान तत्व आपस में जुड़ते हैं। जैसे कार्बन जुड़ा तो कार्बन आपस में जुड़ते चले जाएंगे। ये गुण अन्य दूसरे तत्वों में भी पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन ये भी आपस में जुड़ सकता है, ऑक्सीजन ये भी आपस में जुड़ सकता है। तो सबसे प्रमुख गुण इसमें कार्बन के अद्वितीय होने के पीछे का कारण में सबसे प्रमुख गुण हमने पढ़ा था कि वो है कार्बन की सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता। बाकी ये तीनों गुण जो कि हमने बाद में आज पढ़ा है वो सभी तत्व में पाए जाते हैं, लगभग सभी तत्व में। उनमें से श्रृंखलन का गुण अधिकांश तत्व शो करते हैं, बहुलीकरण का गुण भी अधिकांश तत्व शो करते हैं। तो श्रृंखलन में हम लिखते हैं इसकी परिभाषा,
किसी तत्व का वह गुण जिसके कारण किसी तत्व का वह गुण जिसके कारण एक समान तत्व आपस में जुड़कर लगातार नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है, जबकि वो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो उसमें सबसे पहला कारण क्या हुआ कि वो सहसंयोजी बंध बनाता है, यानी किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन अपना शेयर आसानी से कर लेता है। दूसरे में आए तो यहाँ हमारे सामने जो लिखा हुआ है श्रृंखलन का गुण, यानी दो कार्बन, जब तक ये आपस में दो कार्बन जुड़ा हुआ था तो ये अलग यौगिक था। जब 3 कार्बन जुड़ा तो अलग यौगिक का निर्माण कर लिया, जब 4 कार्बन जुड़ा तो अलग यौगिक का निर्माण कर लिया, जब 5 कार्बन जुड़ा तो अलग, 6 कार्बन जुड़ा तो उसके बाद भी अलग। फिर इसी में अगर जुड़ने के क्रम में ही देखें तो सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पर कार्बन के पोजीशन को बदला और ये एक अलग यौगिक बन गया। यहाँ पर भी हमने कार्बन के स्ट्रक्चर को सिर्फ बदला और ये एक अलग यौगिक बन गया, यानी ये क्लोज चेन में एक अलग यौगिक का निर्माण कर लिया। उसके बाद हमने देखा बहुलीकरण और उससे पहले हमने देखा आइसोमेरिज्म। तो आज हमने ये पूरा कर लिया कि कार्बन के यूनिक होने के पीछे का कारण क्या है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, देखते रहिए।